जैसे हम सबने सुना ही है कहावत कि एक भाई अक्ल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। सुना होगा ना। तो दैनिक भास्कर एक अखबार आता है राजस्थान में है, तो उसमें रोज एक कोटेशन आता है। तो उसमें लिखा था एक दिन की, अगर ठोकर खाकर सीखना चाहोगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। इतना सीखना है, कितनी बार ठोकर खाओगे। तो बुद्धिमान वो है जो दूसरे की ठोकर से सीख जाए, है ना। तो ऐसे में मैंने अपने पिछले 23-25 साल के सार्वजनिक जीवन में बहुत थपेड़े खाई। तो उस दृष्टि थोड़ा मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आप सब मेरी ठोकर से सीख जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे मंजिल तक, वरना मैंने तो बाल सफ़ेद कर लिए इस चक्कर में सारे। तो एक बार तो मुझे लगा यार कि अब मैं सही जगह पहुंचा हूं, पर अब तो उम्र ही 56 हो गई है, पता नहीं कितना कर पाएंगे। तो आपके साथ वैसा हादसा ना हो उसके लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा वो जर्नी बता रहा हूँ, उसके बाद हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, सबको ले जाना चाह रहे हैं। तो ये कार्यक्रम हम सब राजस्थान के साथी परिवार विधि से करवा रहे हैं। मेरा कार्यक्रम नहीं, हम सबका है ना। परिचय इसलिए दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको वो ठोकरों का समझ आ जाए। इंजीनियरिंग जब मैंने करी तो उसके पहले सुनते थे भाई इंजीनियरिंग कोई प्रेस्टीजियस डिग्री है और ज़िंदगी बन जाएगी। तो इंजीनियरिंग करने के बाद लगा यार ऐसा तो नहीं हुआ, इंजीनियरिंग से तो ज़िंदगी नहीं बनी। पैसे के बारे में जितना सोचा था उससे ज़्यादा कमा लिया, आवश्यकता ज़्यादा हो गया, बुरा शौक नहीं है तो खर्च भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा सुनते थे भी पैसे से ही जीवन की सफलता, लेकिन फिर यहाँ पहुँचे। तो पहले समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ सामाजिक काम किए। जब बाहर था तो मैं क्राई करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, तो गरीब बच्चों के स्कूल अस्पताल के लिए तो मैं एक एक करके एनआरआई को घर बुलाता था, खाना खिलाता, तो बाद में आधा घंटा उससे बात करता। 800 रुपया एक बच्चे का, 1 साल का। तो वहाँ धीरे धीरे देखा यार कि जिनके पास करोड़ों हैं वो 800 नहीं दे रहे हैं। तो मैंने सोचा यार अपनी नीयत भी ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर भारत आ गए कि मुझे लगा यार भारत से बढ़िया कोई जगह नहीं है। तो यहाँ आने के बाद मंदबुद्धि बच्चों के विद्यालय से जुड़ा मैं, भीलवाड़ा गाँव में। तो इनकम टैक्स की छूट लेने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिश्वत देनी पड़ी। मंदबुद्धि बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उसको बताया भी, वो कह रहे हैं सब पैसा बनाते हैं एनजीओ में, यार आप भी बना रहे हो, भरी जवानी में कौन लगता है। तो उसने पैसे के बिना नहीं बनाया, वो जो डोनेशन में जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है ना, उसके लिए रिश्वत देनी पड़ी वहाँ। फिर मैं 5-7-8 बार जयपुर गया भी, समाज कल्याण मंत्रालय, पर समाज के कल्याण से उसको लेना देना नहीं। तो 8-10 अनुभव के बाद मुझे समझ में आ गया कि ज़िंदगी लगा दूंगा 500, 1000, 5000 बच्चों की मदद हो जाएगी। देश तो 100 करोड़ से ज़्यादा का है। जब थोड़ा पैसा कमाने में संतुष्ट नहीं थे तो छोटे मोटे परिवर्तन में संतुष्ट नहीं है। समाज दुनिया छोड़ने के पहले बदलता हुआ या बदला हुआ दिखना चाहिए। तो सामाजिक काम छोड़ दिया, अब ज़िंदगी में नहीं करेंगे कि इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा है। कई धर्मगुरु को सुना, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जब मिले तो कथनी करनी मंत्र दिखा, तो लगा जैसा बोल रहे हैं वैसा तो जी नहीं रहे। और उनमें नाम और पैसे की जो प्यास है वो तो सड़क के आदमी से भी ज़्यादा है। मैं अधिकांश की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे लोग सब जगह हैं। तो समझ में आ गया ये रास्ता भी मंजिल पे नहीं जा रहा है, इससे भी बड़ा बदलाव नहीं आएगा, छोड़ दिया। अब कोई धर्मगुरु के पास ऐसा सपने के साथ नहीं जाएंगे भी कुछ होने वाला है, कोई धर्म की स्थापना यहाँ से नहीं होगी। राजीव दीक्षित जी आज़ादी बचाओ आंदोलन के प्रणेता, वो आए भीलवाड़ा में, तो 3 घंटा 40 मिनट उनको सुना तो लगा यार ओके ये सही कह रहे हैं। व्यक्ति ठीक है, व्यवस्था गड़बड़ है। आदमी ईमानदारी जीना चाहता है, सरकारी दफ्तर में जाएगा, रिश्वत नहीं देगा तो काम भी नहीं होगा, तो ईमानदारी को छोड़ना पड़ता है। तो व्यवस्था बदलनी है। तो 13 साल उनके साथ लगाए कि व्यवस्था ठीक करेंगे। आखिरी में जब पता पड़ा यार कि हमारे एक साथी जो बहुत अच्छे थे, समर्पित थे, उनको उन्होंने बोला कि नाली का कीड़ा है। मैंने कहा इतना विद्वान व्यक्ति, ऐसी भाषा। तो मैंने 100 से ज़्यादा घंटे एसटीडी पे बात करी, उसमें मोबाइल नहीं था। पूरे देश में मैंने पता किया, इनका इतिहास क्या, पृष्ठभूमि क्या, ये ऐसा शब्द बोले हैं। तो यार ज्ञान तो व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करता है,
हम इनको ज्ञानी मान रहे हैं, पर ये ऐसा शब्द कैसे बोले? तो इतना लंबा चौड़ा सारा लोगों से बातचीत करने के बाद उनको बहुत समझाया, पहले अपने विकारों पे जीतो, देश को बाद में जीतेंगे। तो पैसे से अहंकारी लोगों को तो आपने भी देखा ही होगा अपने मोहल्ले में, शहर में। अधूरे ज्ञान का अहंकार और खतरनाक होता है, पैसे से भी ज़्यादा खतरनाक, वो उनमें देखा। खैर वो फिर चले गए, 44 से कम उम्र में चले गए वो। अन्ना आंदोलन शुरू हो गया तो मुझे लगा चलो यार, भगत सिंह के समय तो पैदा नहीं हुए थे, ये क्रांति हो रही है तो कूद पड़ो, तो उसमें चले गए। इतनी भीड़ सड़कों पे देश में कभी नहीं आई जितनी अन्ना आंदोलन में आई। एक कानून नहीं बना भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो आज तक नहीं बना है। तो लगा यार कि केजरीवाल जी सही कह रहे हैं, संसद के बाहर भी लड़ेंगे, संसद के अंदर जाके कानून भी बनाएंगे। तो पार्टी बन गई, पार्टी में चले गए। समझ में आ गया आंदोलन की सीमा है, ऐसी भीड़ बार बार आ नहीं सकती, क्योंकि समाज तो जाति पे, धर्म पे, भाषा पे, प्रांत पे, सब पे बटा है। हम इतने ज़्यादा बटे हुए हैं कि उनको इकट्ठा करना ही आसान नहीं। वो तो एक कुछ माहौल बना, संयोग बना, जो इकट्ठा हो गए अन्ना आंदोलन में। अब नहीं होंगे तो आंदोलन से भी नहीं आ रहा बदलाव, सामाजिक काम से भी नहीं आ रहा है, धार्मिक से भी नहीं आ रहा है। तो पार्टी में चले गए। चलो, गांधी जी ने कहा यार कि समाज को बदलने का सर्वश्रेष्ठ मंच राजनीति है, कोशिश करते हैं। अपने खानदान में तो कोई राजनीति में नहीं है। जब मैं राजस्थान देख रहा था तो देखा यार कि मैंने कहा मुझे अपने आप को चमकाना नहीं है, तो मैंने अपना फोटो कभी लगाया नहीं। तो हमारे बाकी लोग सोचते थे यार ये अपना फोटो नहीं लगाता तो हम भी नहीं लगा सकते, कि ये तो प्रभारी है पूरा राजस्थान का। तो वो मेरा विरोध करने लगे, कैसे इसको निपटाओ यार। तो मैं सोचा लड़ना तो कांग्रेस बीजेपी से था, अपनों से लड़ना पड़ रहा है यहाँ। तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था यार, ये ठीक तो नहीं चल रहा यार, ऐसे तो कैसे क्रांति होगी, अपने ही अपने खिलाफ हो रहे हैं। फिर चुनाव लड़ लिया एमपी का, एमएलए का। तो पुलिस की लाठियां खा के जहाँ जिस मोहल्ले में गरीबों को दूसरी पार्टी इंसान नहीं मानती, पीने की पाइपलाइन नहीं थी आज़ादी के 70 साल बाद, पाइपलाइन डरवा दी, 20-20 सड़कें बनवा दी, सड़कें ही नहीं थी गरीब इलाकों में। वोट उन मोहल्लों से आए 3 और 28। तो समझ में आ गया गरीब भी नरक में जीने को तैयार है, वोट वो धर्म जाति पे देगा। मुझे तो इंसानियत की राजनीति करनी थी, तो मैं धर्म संकट में क्या करूं। तो ये तो धीरे धीरे समीक्षा हो रही थी कि यार गड़बड़ जो है आदमी की समझ में है। हम राजा को दोष देते रहते हैं, प्रजा ने तो राजा को चुना है, अब राजा का बेटा थोड़ी राजा बन रहा है। तो प्रजा की जैसी मानसिकता, जैसी समझ, वैसा वो चुनती है। तो प्रजा का ही रिफ्लेक्शन राजा है। तो मैंने कहा प्रजा को ईमानदार व्यक्ति की पहचान नहीं है। मैं तो देने आया था, मैंने तो 1 रुपये चंदा ही नहीं लिया, अपना फोटो नहीं लगाया, चुनाव के अलावा कभी लगाया नहीं। तो और ड्रामा कोई कर दे तो लोग विश्वास कर लेते हैं। तो मैंने कहा मेरे को अब 2 में से एक चीज़ छोड़नी है, या तो संवेदनहीन हो जाऊं तो राजनीति में टिक जाऊंगा, और या राजनीति छोड़ दूं। तो मैं तो गरीब को देखती मेरी इच्छा होती है मदद करें, तो संवेदनशीलता छूटेगी नहीं, तो मैंने राजनीति छोड़ दी। पर तलाश जारी रखी यार ये ज़िंदगी है किसके लिए। पढ़ाई करी, शादी की, बच्चे किए, पैसा कमाया, बच्चों की शादी की, और एक दिन फोटो आ गया था, बहुत बढ़िया आदमी थे, राम नाम सत्य है। तो यार ये खा पी के निकलने के लिए तो नहीं है ज़िंदगी, कुछ तो आदमी बड़ी चीज़ है, तो कुछ मीनिंगफुल तो होना चाहिए लाइफ में। तो तलाश जारी की। तो हमारे एक साथी हैं सत्यप्रकाश जी भारत, तो उन्होंने बोला यार मसूरी जाओ, एक बढ़िया वर्कशॉप हो रही है। मैं बीच में गोविंदाचार्य से जुड़ा था, तो गोविंदाचार्य जी का भारत विकास संगम हो रहा था कर्नाटक में, गुलबर्ग में। तो मेरी पत्नी को घूमने का शौक, मैं तू घूम लेना, मैं थोड़ा वो कर लूँगा। तो वहाँ गए तो उन्होंने सत्यप्रकाश जी भारत ने बोला यार मसूरी जाओ, तुम सब जगह से थपड़े खा चुके हो, तुम जो चाहते हो वो सपना वहाँ से पूरा होगा। वहाँ सोम भाई का शिविर था। मैंने शुरू के शिविरों में इतने सवाल किए इनसे, क्योंकि सवाल तो बहुत थे ही, बहुत परेशान था यार। जिधर देखो आदमी सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, होता कुछ और है, तो कहीं कोई तारतम्य नहीं है। घर से लेके बाहर तक सब जगह ऐसी था। रावण के 10 चेहरे दिख तो रहे थे, राम को मालूम था इनको मारना है। चेहरे तो आज भी 10 ही है, दिखता एक है, कैसे मारोगे। जिसको राम माने वही रावण निकल रहा है। तो वहां जाके मेरे सवाल खत्म हो गए। सोम भाई ने जब बताया शिविर में सारा, तो 2-3 शिविर में सवाल खत्म हो गए और जिंदगी को अर्थ मिल गया और मेरी दुनिया बदल गई। अब किसी से कोई शिकायत नहीं है,
किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं, कोई विरोध नहीं। थोड़ा पुराने अभ्यास से कभी कभार हल्का सा आवेश आ जाता है, कोशिश कर रहे हैं उसको भी खत्म करने की। लेकिन अब समझ में आ गया कि ओके, मनुष्य की जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जिससे वो खुद भी सुखी रहे, न दुखी हो और न दुखी करे किसी को, न परिवार में न बाहर, न प्रकृति का शोषण करे, न मानव का शोषण करे, और 4 घंटे में आवश्यकता से ज्यादा समृद्धि पा सके। ये संभव है प्रैक्टिकली। दुनिया का हर व्यक्ति आवश्यकता से ज्यादा समृद्धि पा सकता है 4 घंटे में। 8 से 12 घंटे जो भी दौड़ना पड़ रहा है उसकी जरूरत नहीं है। और 8 से 12 घंटा दौड़ने के बाद भी 1/3 दुनिया कुपोषण भूखमरी से पीड़ित है। तो ऐसे में जीवन विद्या, मध्यस्थ दर्शन, ये जो आदरणीय नागराज जी का अनुसंधान है, तो इससे मुझे तो बड़ा पूर्णता का एहसास है कि अब जिंदगी का मजा ही अब आ रहा है। जो मजा गुलाब जामुन में नहीं आया, जो पैसा कमाने में नहीं आया, उससे ज़्यादा मजा भी आ रहा है। तो अब तय किया और कुछ नहीं करना है बची हुई शरीर यात्रा में, खाली इस रिसर्च को पूरा समझना है। जो भी समझना चाहते हैं तो हर 2 महीने एक शिविर करवाना है और परिवार विधि से करवाना है। उसमें जब तक जिंदा है तब तक ये चले और आगे अगली पीढ़ी इसको फिर कैरी फॉरवर्ड करे, एक परंपरा बन जाए। जब तक पूरी धरती पे मानवीय परंपरा, तब तक ये करना है। और बचा हुआ तन मन धन सब लगा के एक फैक्ट्री डालनी है मानव बनाने की। तो बाकी फैक्ट्री तो खूब हो गई है। आदमी नहीं बन पाया, बाकी सब बन गए इस धरती पे। तो कैसे आदमी बन जाए, ये शिक्षा के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है। और मैं कन्विंस हो गया हूँ शिक्षा से ही बदलाव आएगा, बाकी कहीं से नहीं आ सकता है। तो एक विद्यालय बनाना है, उसके लिए पहले खुद समझना है। समझ लेंगे तो ही ढंग से कर पाएंगे, वरना फिर पहले की तरह ठोकर खाते रहेंगे। तो आपके ठोकर से नहीं सीखना है, समझ के और उसके बाद फिर काम। अभी तक मैं करके समझ रहा हूँ। सभी को नमस्कार। कुछ लोग बड़ी आशाओं के साथ शिविर में आते हैं और कुछ लोगों को बहुत आशा जगा के लाया जाता है। तो जो अपनी आशाओं से आए हैं उनके लिए स्वागत है, और जिनकी जगा के लाई गई है तो वो लोग भरोसा करें कि उनकी भी आशा बनेगी। बहुत पॉजिटिव बात ये भी है कि बहुत यंग जनरेशन है, और यंग जनरेशन का मतलब है 20 के नीचे कितने लोग हैं, हाथ उठाएं। 20 के नीचे, और 20 और 30 के बीच में कितने हैं? 20 और 30, ठीक है। तो 20 के नीचों की जिम्मेदारी 20 के 30 वालों की है। ये ठीक रहे, है ना? 20 के नीचे वालों की जिम्मेदारी 20 से 30 वालों की है। तो शाम को जब हम बैठेंगे, देखिए ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि कोई थियरी पार्ट आपके सामने रखा जाता है। मेरे को लगता है कि जिस तरह का परिचय हमारे सभी राजस्थान के मित्रों ने दिया है, एक अपनी ज़िंदगी का लाइव शेयरिंग करना। जैसे हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं, जहाँ इंजीनियरिंग करने वाले कराने वाले दोनों मौजूद। मेडिकल करना है तो मेडिकल कॉलेज जाते हैं, जहाँ करने कराने वाले दोनों मौजूद। तो शायद ज़िंदगी के लिए भी ऐसे ही कॉलेज होने की आवश्यकता है, या वर्तमान कॉलेजेस को, है ना, स्किल के साथ साथ ज़िंदगी भी उसमें जुड़े, ज़िंदगी की रोशनी में स्किल हो, इसी आवश्यकता तो है ही है। पर जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है तो किसी गतिविधि को सामाजिक रूप से एक लेवल तक इवॉल्व होना ही होता है, और उसके बाद वो कनेक्ट बन ही जाते हैं। तो यहाँ जिस तरह की शेयरिंग हमारे राजस्थान के मित्रों ने की है, और जिस तरह की जर्नी को लेके और बहुत सारे लोग जो शिविर करने भी आए हैं, उनकी भी कोई एक अपनी जर्नी होती है। जो कुछ भी दिन भर में शेयर होता है, शाम को मिल के आपस में गोष्ठी के रूप में एक शेयरिंग लाइव चलती है, जिसमें कि सभा में बहुत सारी बातें हम कभी कह भी पाते हैं, नहीं भी कह पाते हैं। तो मेरे को लगता है कि शाम को गोष्ठियों का क्रम में बहुत एक प्रोडक्टिव और बहुत किसी निष्कर्ष तक हम लोग पहुँचेंगे। जो आशा हम सबके बीच में जगी है, जैसा कि कुछ लोगों ने शेयर किया, सबको अपनी ज़िंदगी में किसी बड़ी उपलब्धियों की तलाश, किसी बड़े परिवर्तन की तलाश, या अपनी उपयोगिता के रूप में समाज में किसी बड़ी उपलब्धि की तलाश। हर आदमी अपनी संस्कार के अनुसार कोई एक तरह की यात्रा लिए ही होता है।
लेकिन जब तक उसका कोई स्पष्ट ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं है, तब तक ज़िंदगी एक तरह से हिट एंड ट्रायल है। ये हिट एंड ट्रायल बहुत महंगा काम है, जैसा कि सुनील आगेवाल जी ने कहने की कोशिश की। तो हमसे आगे जो लोग चल रहे हैं वो उम्र का मामला नहीं है, चाहे किसी भी क्षेत्र विशेष में हो। यदि मुझसे आगे जो लोग चल रहे हैं, यदि मैं उस डायरेक्शन में जाता हूँ, उस दिशा में जाता हूँ, तो मैं उनके एक्सपीरियंस का लाभ लेना ही चाहता हूँ। तो जो लोग इस जर्नी में आगे चल रहे हैं वो भी आपके साथ रहेंगे, कंटेंट भी आता रहेगा। और एक ऐसी अद्भुत बात आदरणीय नागराज जी, जिनके माध्यम से ये अनुसंधान हुआ, एक ऐसी अद्भुत बात सामने आ गई कि ज़िंदगी को इतना क्रिस्टल क्लियर यूनिवर्सल लॉजिकल प्लेटफॉर्म पे कम से कम बात किया जा सकता है और उसको है ना समझा जा सकता है, जिया जा सकता है। एक बहुत अद्भुत घटना घटी है, एक अद्भुत अनुसंधान घटा है। 20 के नीचे वालों को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हो सकता है आपको मोटिवेट करके लाया गया हो, है ना, लेकिन जब आ ही गए हैं, बीच में से भागने का ऑप्शन तो है ही है हमेशा, है ना। कितने लोग ऐसा मन बना के आए हैं, अच्छा नहीं लगेगा तो भाग जाएंगे। हाँ। कितने लोग हैं जो अंदर से फील कर रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा आप सोच भी रहे होंगे, लेकिन मन तो यही रहता है कि यदि कोई काम की बात है तो हम तक पहुंच जाएं और हमारी ज़िंदगी के काम आ जाए। तो थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से मन लगाने की कोशिश करें। कम से कम शुरू के 2 दिन आप मन लगाइए, उसके बाद आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लगा ही रहेगा। तो 2 दिन आपको अपना एफ़र्ट लगाना है। एक छोटी सी शेयरिंग कर देता हूँ कि जो जनरल ऑब्जर्वेशन है, शेयरिंग क्या है। लगभग कम ज़्यादा 20 सालों से मैं भी ये शिविर करने का काम करता हूँ। लास्ट के दिन में एक स्टेटमेंट बहुत कॉमन रहता है कि शुरू के 2 दिन समझ में नहीं आया। हाँ बेटा, बच्चों को थोड़ा जब भी आपके बच्चे आपको ऐसा लगे कि बाकी लोगों का थोड़ा ध्यान भंग हो रहा है, थोड़ा सा कंटेंट ऐसा है कि बहुत कंसंट्रेशन से सुनने की ज़रूरत है, तो आप या तो पीछे की तरफ बैठ जाएं, ताकि पीछे से पीछे थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे उठना भी पड़े तो भी चल जाएगा। क्योंकि नॉर्मली हर शिविर में ऐसा करते हैं कि छोटे बच्चों के लिए अलग से एक वर्कशॉप कोई 2 लोग मिलकर ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, ताकि उनके लायक एक्टिविटीज़ और उनके लायक कुछ चलता रहे और आपके भी समय का सदुपयोग होगा, उनके भी समय का सदुपयोग होगा। यहाँ भी हम देख सकते हैं, यदि हमको लगता है कि बच्चों की संख्या इतनी है और हम में से कोई 1-2 लोगों की ऐसी योग्यता है कि वो बच्चों के साथ कुछ एंगेज कर सकते हैं, कोई भी जो आपकी स्किल हो, जिस तरह से भी आप उनको एंगेज कर सकते हो, तो थोड़ा सा उनका भी क्वालिटी टाइम हो जाएगा और सभा में भी हम और बेहतर चल पाएंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि लास्ट के 2 दिन एक जनरल कमेंट काफ़ी सारे लोगों से आता है कि शुरू के 2 दिन समझ में नहीं आया। तो हमने भी इसको बहुत जांचने की कोशिश की और बहुत तरीके से कंटेंट को भी रीसेट करने की कोशिश की, ताकि आपके लिए कंपैटिबल हो जाए, अनुकूल हो जाए। लेकिन एक बड़ा ऑब्जर्वेशन ये आता है कि हम जिस माहौल से आते हैं, जिस माइंडसेट से आते हैं, जब एक दूसरे प्रकार के माहौल में आते हैं तो पुराने माइंडसेट से उस माहौल में रीसेट होने में मानव कोई ऐसी स्विच ऑन ऑफ की मशीन नहीं है कि ऑन किया तो ऑफ हो गया, या फ़ैन में रेगुलेटर होता है ना 1 2 3 4, तो ऐसा उसको जब चाहे जहाँ सेट कर दो। तो किसी चीज़ को आराम से स्वीकारते भी नहीं है, और कोई चीज़ स्वीकार लिया है तो फिर वो थोड़ा लंबा भी चलता है। तो जिस भी मानसिकता से और जिस भी वातावरण से हम लोग आ रहे होते हैं, उसका जो भी एक थॉट प्रोसेस है, उसकी जो भी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, वो 1-2 दिन तक हमारे साथ बनी ही रहती हैं। और नए वातावरण में जब कुछ ऐसा सामने आता है जहाँ आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देने के लायक है, तो धीरे धीरे वो जो पीछे का एक फ्लो बना हुआ था प्रायोरिटी का, विचारों का, वो शिफ्ट होके दूसरे में मर्ज हो जाता है। तो इसलिए कहा कि 2 दिन थोड़ा सा आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। कंटेंट इतना पावरफुल है कि आप उसके साथ साथ चल पाएंगे। उसके कुछ तरीके भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इस शिविर में एक दूसरा भी, अक्सर शिविरों में ये होता है ना कि जिसको आप 7 दिन के लिए किसी को कन्विंस करना किसी शिविर के लिए, क्योंकि एक तरह से शिविरों की अब बहार है। टीवी पे 24/7 इतने सारे चैनल हैं, लगातार इतना सारा कुछ सुनने को मिल रहा है, तो कोई नयापन जैसा भी नहीं है और बहुत सारी बातें हमको सुनी सी भी लगती हैं।
तो 7 दिन के लिए किसी को कन्विंस कर पाना बहुत आसान नहीं रहता है। लेकिन फिर भी एक जनरल ट्रेंड ये भी है कि जब आप किसी को 7 दिन निकालने के लिए बोलते हो तो कहता है कि तुम चलोगे तो चलूँगा। कितने लोग को ऐसा लगता है ना? बोलने वाला जो हमको मोटिवेट कर रहा है वो साथ में रहने से ठीक लगेगा, है ना? किसी नई शादी में भी जाते हैं ना, जब आप अकेले होते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? तुरंत देखते हो कि मेरी पहचान का कौन है, और वो मिलने से फिर लगता है कि हाँ अब मैं, है ना, थोड़ा सा ठीक लगता है। तो फिर ये भी होता है कि अक्सर शिविरों में पुराने लोग भी आते ही हैं, जो या तो इसलिए आते हैं कि वो अपनों को शिविर कराना चाहते हैं, अपने मित्रों को शिविर कराना चाहते हैं। उनकी शिविर करना अब उतनी बड़ी आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि वो पहले कई सारे शिविर कर चुके हैं और शिविर के लेवल का कंटेंट लगभग उनके पास आ गया है। तो फिर ये भी एक डिज़ाइन सोचा गया, अभी वो प्रयोग ही जारी है, कैसा सफल होता है, कैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी उसको देखेंगे, कि जो पुराने लोग आते हैं उनके लिए अलग से एक हमारे कोई और साथी साथ में रहें जो उनके साथ में आगे के लेवल का कंटेंट की बात करें। तो 2 शिविर पैरेलल चलें। एक शिविर होगा कि जो नए लोगों के लिए परिचय शिविर के रूप में चलेगा, और एक शिविर, एक छोटा ग्रुप चलेगा जो कि पुराने लोगों के लिए, ताकि उनको भी ऐसा नहीं लगे कि मेरा समय केवल कुछ साथियों के लिए, साथ शिविर की वजह से मैं उनके साथ में आया हूँ, तो उनके समय का भी सदुपयोग होगा। इसका दूसरा एक पार्ट ये भी सोचा गया कि शाम को जब हम बैठते हैं गोष्ठियों में, तो दिन भर का जो क्रीम है या दिन भर का जो सार है वो गोष्ठियों में निकल के आता है, क्योंकि आप भी जो बहुत कुछ कहना चाहते हो कह पाते हो, और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगता है। तो यदि ये पुराने लोग हमारे साथ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो छोटे ग्रुप्स में बहुत पावरफुल चर्चा हो सकती है और पावरफुल कनेक्ट बन सकता है। शिविर में आके वो उत्साह सबका बनेगा ही कि आपकी अभी तक की ज़िंदगी एक तरफ और ये 7 दिन एक तरफ, ये होता ही है, कॉमन बात है ये। लेकिन जो बड़ा काम है वो शिविर से घर लौटने के बाद में उस उत्साह को बनाए रखना, वो जो आशा यहाँ जगी है उस आशा को बनाए रखना। तो यदि शाम की गोष्ठियों में कुछ पुराने लोगों के साथ हमारा पर्सनल कनेक्ट बन जाता है तो यहाँ से लौटने के बाद भी वो कनेक्ट बना रहता है, और हमारी सस्टेनेबिलिटी, शिविर में कितने लोगों ने शिविर किया और कितने लोग उसके बाद उस धारा में चल पाए, वो संख्या अचानक बढ़ जाती है, और इससे दोनों का भला होता है ना? पुराने लोगों का भी भला होता है जब उस कंटेंट को वो बार बार नए लोगों के साथ में शेयर करते हैं, और एक जिम्मेदारी भी महसूस करते हैं कि कुछ लोगों को मुझको आगे लेके जाना है ना? जैसे मैं कुछ लोगों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ तो मेरे भीतर भी एक अपने भीतर एक गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता मुझको लगती ही है। तो ऐसी बहुत सारी बातों को देख के इसको सजाने की कोशिश की है। जगह बहुत सुंदर है ना? सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं, और 7 दिन का देखो, 1 दिन की शादी हमारे परिवार में होती है तो कैसी घर में, है ना, सब लोग काफ़ी मेहनत और टेंशन में रहते हैं। 7 दिन की बारात को होल्ड करना भी कैसा काम हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि हमारे राजस्थान के भाइयों ने कहा कि कोई 2 पक्ष नहीं है, करने वाला और कराने वाला, तो सारा एक ही पक्ष है। मिलजुल के ही उस शिविर को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप सब उसमें बराबर के भागीदार हैं, है ना? तो ऐसा हम मिलके साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे। चूँकि इस सेशन के बाद में दूसरा ग्रुप भी साथ में चलेगा, तो वो लोग यहाँ से दिन में वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, शाम को फिर हम गोष्ठियों में साथ साथ मिलेंगे। तो मैं एक बार परिचय उस सेंस में राकेश भाई का करा देना चाहता हूँ, क्योंकि फिर वो आपके साथ नहीं, फिर वो हमारे बीच दिन में नहीं रहेंगे, हमारे बीच रहेंगे। तो राकेश भाई को माइक दे दीजिए, परिचय हो जाए तो थोड़ा सा आपस में लोगों को मिलने जुलने में आसानी रहती है। राकेश भाई भी IIT दिल्ली के पास आउट हैं और मल्टीनेशनल्स में काम किए हैं, और 5-7 साल पहले जॉब से फुल टाइम रिज़ाइन किया, और इस पूरे दर्शन को समझने के क्रम में, और जहाँ जैसी हम सबकी समझ बनी है वैसा हम सभी विद्यार्थी के रूप में मध्य दर्शन के छात्र हैं और आपके साथ में उस बात को शेयर करते हैं। राकेश भाई। सभी को नमस्ते। तो आप सभी का इस शिविर में स्वागत है, और जो लोग यहाँ पर हम लोग इस आगे का दर्शन का अध्ययन भी कर रहे हैं, तो आगे हम कर्म दर्शन का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, और बाकी हम अगले कुछ दिनों में मिलते ही रहेंगे, तो उस समय कुछ बात होगी। सबका बहुत धन्यवाद। बढ़िया।
तो बताइए, कोई भी जो प्रोडक्ट होता है ना, उसके नीचे स्टार लगा होता है, शर्तें अनिवार्य। तो 7 दिन में जो मिलने वाला है उसका रिजल्ट मैक्सिमम आए, ऐसा आप में से कितने लोग चाहते हैं? क्योंकि अपना समय निकालना आज हम सबको लगता ही है कि एक जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन के लिए उससे बाहर निकलना है ना, एक हमने समय निकाला है। तो रिज़ल्ट मैक्सिमम आए, ऐसी हम सबकी चाहना है। तो रिज़ल्ट आने के लिए इतने साल के ऑब्ज़र्वेशन में जिन चीज़ों पे ध्यान गया वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ, ताकि वो जो शर्तें हैं यदि आप उनको नहीं मानते हैं और रिज़ल्ट नहीं आता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आता है तो हमने कुछ अच्छा किया ही है। तो रिज़ल्ट नहीं आया तो किसकी जिम्मेदारी? आपकी। और आया तो किसकी मेहनत? तो देखिए, एक तो ये कह रहे हैं कि क्या नहीं करेंगे, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे चलेगी उसके बारे में हम जितना अपने में क्लियर होंगे उतना हम साथ साथ चल पाएंगे। तो एक तो ये कहा जा रहा है कि अभी तक जिस तरह के हमारे अभ्यास हैं और जिस तरह की हमारी कंडीशनिंग है, शायद उससे कुछ अलग होने वाला है, तो उसके लिए हमारी तैयारी प्रॉपर बन सके। एक तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी यहाँ आपको कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए ऐसा आपसे नहीं कहा जाएगा। कोई भी चीज़ छोड़ना है ऐसा आपसे कोई आग्रह नहीं होगा, किसी भी तरह का उपदेश नहीं होगा। आप सबको 4 बजे उठना है ऐसा नहीं कहा जाएगा, ठीक है? और यहाँ भी पालथी मार के बैठना है, कमर सीधा करना है, ऐसा भी नहीं कहा जाएगा। आप लेट के भी शिविर कर सकते हैं। तो केवल मन इधर दे देना है, शरीर को आपके अनुसार। किसी की कमर में दर्द होगा, देख लेना। तो किसी की कमर में दर्द है क्योंकि मेरी में रहा है तो मैं उसको समझता हूँ। तो आपके अनुसार यदि आपको लगता है कि आपको चेयर पे बैठने की ज़रूरत है, यदि किसी को लगता है कि ज़्यादा दिक्कत है, तो बीच बीच में आपको लेट लेने में भी कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार एक ही पोस्चर में आपको परेशानी हो सकती है। तो किसी तरह का उपदेश नहीं दिया जाएगा। उपदेश ना देने का सीधा मतलब है कि कोई भी चाहिए शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा। आपको ऐसा करना चाहिए, जो कुछ भी कहा जा रहा है वो आप माने, ऐसी आपसे अपेक्षा नहीं है। तो आप मानेंगे ऐसे भी आपसे अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मानने से भला नहीं हो रहा है। मानने से भला होगा कि जानने से भला होगा? तो जानने के लिए क्या करेंगे उस प्रक्रिया को हम देखेंगे। तो ऐसी कुछ बातें आपके सामने, एक तो ये कहा कि क्या नहीं करेंगे। थोड़ा सा अपने में इसको लेके देखिए कि यदि ये 4 काम हम अपने घर में नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हम सभी माँ बाप भी हैं, अपने बच्चों के साथ भी हैं, हम सभी टीचर्स भी हैं। कोई चीज़ को छोड़ने के लिए ना कहा जाए, मानने के लिए कोई दबाव ना बनाया जाए, किसी तरह का उपदेश ना दिया जाए, और चाहिए शब्द का प्रयोग ना करें। तो हम अपने घरों में क्या करेंगे? क्या लगता है, यदि 4 काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? है? क्या करेंगे? है? नहीं, हाँ, हम स्वयं वो काम करेंगे जिनके बारे में हम ये चीज़ें बोलना चाहते हैं कि छोड़ दो, उपदेश, या आपको ये करना चाहिए। क्योंकि उसके बाद स्वयं में काम करने का ये काम बचेगा, क्योंकि बोलना तो बंद हो ही जाएगा जी। क्योंकि बोलने के लिए तो इतना ही था जी। तो पहला काम ये होगा कि बोलने के लिए कुछ नहीं बचता है। कि लगभग यदि हम अभी अपने परिवार में संवाद को देखेंगे तो इन्हीं 4 में से कुछ हो रहा होता है ना? जिसकी प्रतिक्रिया बच्चों में भी आती है कि पका दिया, है ना, दिमाग का दही कर दिया, है ना, ऐसा बहुत सारा डायलॉग बच्चों के बीच में चलता रहता है। तो मुझको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, शायद हमको जो कुछ चल रहा है यदि उससे सब ठीक ही हो जाता तो अलग से शिविर करने की ज़रूरत भी क्या थी।
क्योंकि इस शिविर में ना तो प्रबोधक पैसा ले रहा होता है, ना आयोजक पैसा बना रहा होता है ना। जो कुछ भी खर्चा शिविर निःशुल्क ही होता है, पूरे देश में पूरे विश्व में शिविर निःशुल्क ही होता है। जो कुछ भी खर्चा होता है वो केवल जहाँ भी कोई ऐसी जगह लेते हैं उसमें जो खाने पीने रहने का खर्चा होता है एज ऑन एक्चुअल, है ना। बल्कि अधिकांश शिविरों में आयोजक कुछ ना कुछ उसमें जो कम रह जाता है उसको अपनी जेब से ही डालते हैं। तो एक ऐसा काम है जहाँ जो लोगों ने जिम्मेदारी लिया है वो अपना तन मन धन लगा के ही उस काम को पूरा कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कुछ नया सोचने समझने की ज़रूरत तो है, घर में भी घर के बाहर भी। फिर चलने का हमारा आधार क्या होगा? तो चलने का हमारा 2 आधार है। तो एक तो ये समझ में आया कि हम सभी के पास जो अद्भुत वरदान प्रकृति से हमको प्राप्त है, एक तो हम सबके पास में कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है। जो पूंजी हमारे पास है वो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है। और जहाँ उस पूंजी को नियोजित करना है वो अस्तित्व है, नेचर है। अस्तित्व है, नेचर है, कायनात है, जो भी भाषा आपको ठीक लगती हो। यहाँ से कुछ अच्छी बात निकल के आती है। पिछले कई सारे सालों से शिविर करते हुए जो मैंने बाधाएं नोटिस किया, तो उन बाधाओं को अब मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 7 दिन का समय आप भी निकालते हो, हम भी निकालते हैं, आयोजक भी बहुत मेहनत करता है। लेकिन यदि कोई चीज़ पे ध्यान न देने मात्र से कोई बड़े चूक हो रही है तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अभी भी जो किसी भी दर्शन का, जो किसी भी अच्छी बात का जो पहला पॉइंट है, पहला स्टेप है, वो है कि सुन पाना। कितने लोगों को ठीक लगता है ये? भाई सुन पाएँ, फिर वो उपयोगी है, नहीं उपयोगी है, मेरे काम की है, नहीं है, ये तो बाद में सोचूंगा। जैसे 2 लाइनें बहुत क्लियरली कही जा सकती हैं। बिना समझे किसी बात पे सहमत होने का कोई मूल्य, बिना समझे किसी बात पे सहमत होने का कोई मूल्य, और बिना समझे किसी बात से असहमत होने का कोई मूल्य। तो बिना समझे ना आपके सहमत होने का कोई मूल्य है, ना आपके असहमत होने का कोई मूल्य है। ये दोनों ही चीज़ें अपनी भड़ास निकालने के लिए है, या जो भी आप कहें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी बात को नकारना भी है तो भी उसको सुनना तो होगा। आदरणीय नागराज जी ने कभी हमारे शुरुआती दिनों में हमसे कहा कि मेरे पास 700 करोड़ लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर। तो हमको लगा ऐसा नहीं हो सकता है, एक आदमी ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसा क्या ऐसा संभव है? तो अपने मन में कहीं अपना अहंकार जगा, कहीं अपने भीतर एक प्रतिक्रिया आ गई कि एक सवाल ऐसा बनाना है जिसका उत्तर इनके पास ना हो। अब लेकिन ऐसा सवाल बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समझना तो पड़ेगा, बिना समझे तो सवाल बनेगा नहीं। तो इसका मतलब है किसी चीज़ से असहमत भी होना है, नकारना भी है, तो भी सुनना एक आवश्यकता है। तो इस सेंस में ये कह रहा हूँ कि सुनना एक बड़ी घटना है। और आज हम लोग अपने लिए कह सकते हैं कि आदरणीय नागराज जी के हमारे साथ रहते हुए एक लंबे समय तक हम नहीं सुन पाए, हमारी सुनने की स्थिति नहीं बनी। और मुझको लगता है कि सुनने की स्थिति बनी होती तो हम और ज़्यादा लाभान्वित होते, और ज़्यादा फ़ायदा हमको हुआ होता। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए, अपनी ज़िंदगी को भी ध्यान में रखते हुए, और जो सामाजिक रूप से इतने सालों में ऑब्ज़र्व किया, सुनने में सबसे बड़ी बाधा है कि जो मान्यताएं मेरे पास हैं, और मान्यताओं में भी जो गहरी मान्यताएं हैं कि हम किसी धर्म को मानते हैं, हम किसी गुरुजी को मानते हैं, हम किसी विचार को फॉलो करते हैं, तो वो ही सबसे गहरी मान्यता है जो कि सुनने में बाधा है। तो क्या करेंगे? तो मूल में जाएंगे। मेरे को लगता है कि यदि बड़ी पिक्चर सामने आती है तो हम जो कर रहे हैं वो कोई गलत काम नहीं है, लेकिन वो ठीक से प्लेस हो जाता है। चीज़ों को ख़त्म नहीं करना है, उसको ठीक से, उसकी महत्ता को ठीक से प्लेस करना है। तो जैसे मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखता हूँ, जैसे मानव के पास कल्पनाशीलता है, तो दुनिया में कितने लोगों के पास कल्पनाशीलता है? सभी के पास। कल्पनाशीलता अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है?
असीमित का मतलब निरंतर है, उसमें कितना भी खर्च करो उसकी ताकत बनी ही रहती है, उसकी ताकत ख़त्म नहीं होती है। तो इस रूप में दुनिया के सभी मानव एक जैसे हैं कि उनमें सोचने की ताकत असीम है, सोचने की ताकत निरंतर उपलब्ध है। इसमें दुनिया के किसी भी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी हम सब इतने अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? तो उसका एक ही मतलब है, अधिकांश लोगों की ये सोचने समझने की ताकत बिखरी हुई है, और जिन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिए हैं, जिन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कोई बड़े काम किसी भी क्षेत्र में किए हैं, उसका एक ही मतलब है कि वो अपने किसी एक एरिया में, किसी एक दिशा में पूरी तरह से फोकस्ड है। तो ऊर्जा सबके पास एक समान है, ताकत सबके पास एक समान है, लेकिन मेरी वो ताकत मेरी ज़िंदगी में क्यों अच्छे रिजल्ट नहीं है, क्यों बड़े रिजल्ट नहीं है, क्यों खुश होने के लायक रिजल्ट नहीं है? क्योंकि वो ताकत बिखरी हुई है। अपन स्कूल टाइम में नहीं करते थे, वो लेंस लगा के कागज़ जलाते थे, तो काम उतना ही है, बस लेंस लगा के कागज़ जलाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यदि बड़ी पिक्चर देखें तो कैसी है? बड़ी पिक्चर देखें तो ये है कि सभी मानव में समझने की ताकत है, और ये पूरी नेचर, ये पूरा अस्तित्व, ये पूरी कायनात एक खुला आमंत्रण है कि तुम इसको समझ सकते हो। अब देखिए, धरती पे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, तो वैज्ञानिक नियम बनाता है कि पहचानता है? पहचानता है। महापुरुष नियम बनाते हैं कि पहचानते हैं? पहचानते हैं। तो अब ये हमको स्वीकार होता है कि चाहे भगवान बुद्ध आए, चाहे महावीर आए, चाहे वेद आया, चाहे कुरान आया, चाहे कुछ भी आया, जो कुछ भी आया, आखिर किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है? कोई भी ग्रंथ होगा या साइंस होगा तो किसके बारे में कुछ कहेगा? तो साइंस की बात करें तो जड़ संसार के बारे में कुछ कह रहा है। जब हम किसी भी महापुरुष के बारे में कह रहे हैं तो मानव के बारे में कुछ कह रहा है। तो अल्टीमेटली या तो नेचर के बारे में कुछ कहा जा रहा है या मानव के बारे में कुछ कहा जा रहा है। मानव अपने आप में नेचुरल एंटिटी है कि नहीं? दुनिया के सभी मानव, तो दुनिया के सभी मानव अपने आप में प्रकृति का हिस्सा है, प्राकृतिक इकाई है, और नेचर भी, एटम भी, सेल भी प्राकृतिक इकाई है। उसी तरह से मानव भी प्राकृतिक इकाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी है वो तो एक निश्चित है, वो तो एक नियम से है। जब उसको बुद्ध देखते हैं तो एक भाषा में कहते हैं, जब उसको महावीर देखते हैं तो एक भाषा में कहते हैं, जब उसको आदरणीय नागराज जी कहते हैं तो वो भी कोई भाषा ही प्रयोग करेंगे। फाइनली क्या इसमें जो चीज़ देखी जा रही है वो सबके लिए एक है कि अलग अलग है? इस पे अपने को टिकना है। जिस चीज़ को समझने का प्रयास है वो सबके लिए एक है कि अलग अलग है? समझ के बोलो, जोर से बोलो, एक है कि अलग अलग है? अभी आवाज़ नहीं आई। जिस चीज़ को समझने की कोशिश है वो तमाम धरती के सारे महापुरुषों के लिए, सारे वैज्ञानिकों के लिए वो कैनवस एक है कि अलग अलग है? वो तो एक है। पक्का? देखो यहाँ से कुछ बढ़िया निकलने वाला है। कितने लोगों को ये सहमति है कि वो तो एक ही है? ठीक हो गया, वो तो एक ही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस वास्तविकता को महापुरुष समझने की कोशिश कर रहे हैं या वैज्ञानिक समझने की कोशिश करते हैं वो तो प्राकृतिक है, और वो हमेशा के लिए किसी नियम के साथ है ना? अब उस समझने के लिए हर देश काल में देखने वाले की एक योग्यता है, और शब्दों से कहने की भी एक योग्यता है, और समझने वाले की भी एक योग्यता है ना? तो देखने वाले ने क्या देखा, फिर शब्दों के रूप में कैसे उसको कहा कि नहीं कहा, किसने देखा भी होगा और शब्दों में कहने का अवसर नहीं मिला या लोगों तक नहीं पहुंचा, है ना, या अपने जीवन के अंतिम काल में देखा और चले गए। तो किसी ने क्या देखा ये हम अंतिम रूप से कुछ नहीं कह सकते। जो भी कुछ देखा या तो लिखित रूप में हमारे सामने आता है या कुछ परंपरा उसको जी रही होती है। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस चर्चा से हमारे भीतर एक बड़ी दीवार के गिरने की आवश्यकता है, या वो गिरना शुरू होती है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं जैन हूँ, कि मैं बौद्ध हूँ, कि मैं, है ना, कि मैं ईसाई हूँ, कि मैं किसी विभिन्न साधना पद्धतियों से हूँ।
जिस चीज़ को हम समझना चाह रहे हैं वो पूरी सृष्टि में एक है, नंबर एक। और यदि समझ में आया तो उसकी पहचान क्या होगी? यदि कोई चीज़ हमको समझ में आई तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे पिछले कुछ शिविरों में मैं देखता हूँ, जैसे साइंस ये मानती है कि ब्रेन शरीर को चलाता है। कितने लोग को पता है? साइंस ये मानती है कि ब्रेन शरीर को चलाता है, ये आत्मा मन ये सब कुछ नहीं होता है। तो जो क्या चीज़ ब्रेन है उसमें कुछ केमिकल लोचा होता है जिसकी वजह से भावनाएं और विचार पैदा होते हैं। साइंस ऐसा मानता है। दुनिया के सभी धर्मों में एक समानता है कि दुनिया के सभी धर्म ये मानते हैं कि शरीर को चलाने वाली कोई अलग चीज़ है। उसको रूह बोले, स्पिरिट बोले, आत्मा बोले, सोल बोले, मन बोले, वृत्ति बोले, चित्त बोले, जो बोलना है, नाम जो देना है दे दो। आजकल शिविरों में काफ़ी डॉक्टर्स आने लगे हैं, तो जब ये टॉपिक आता है तो वो तो पूरी तरह से एक रेजिस्टेंस के मोड में होते हैं और कई लोग तो काफ़ी एग्रेसिव भी होते हैं। तो सवाल ये है कि भाई अच्छा ये बताओ, सच्चाई तो कोई एक ही होगी ना? जो भी सच्चाई होगी वो हो सकता है मुझको अभी पता नहीं है, लेकिन जो भी सच्चाई होगी कि ब्रेन चलाता है कि कोई और चीज़ चलाती है, एक्स है कि वाई है कि जेड है, वो तो कोई एक ही वास्तविकता होगी। क्योंकि जब दुनिया के सभी लोगों को देखते हैं तो मुस्कुराता आदमी मुस्कुराता हुआ ही दिखाई देता है। पूरे विश्व के लोगों की किडनी किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उनकी किडनी एक ही होती है, उसका डॉक्टर एक ही होता है ना। पूरी दुनिया के सभी लोग अपने संबंधों में तृप्ति और उसकी निरंतरता ही चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में विश्वास और उसकी निरंतरता ही चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का भय, अभाव, अनिश्चितता नहीं चाहते। तो इस रूप में हम देखते हैं कि जो भौतिक रूप से हमको चीज़ें सामने दिखाई देती हैं वो तो सभी में एक ही जैसी हैं। तो या तो ब्रेन चलाता होगा, ये भी एक सच्चाई हो सकती है, या कोई ब्रेन शरीर के अलावा कोई दूसरी चीज़ चलाती होगी, या वो कोई सच्चाई हो सकती है। पर जो भी होगा वो एक ही होगा, या कुछ लोगों में ब्रेन चलाता है, कुछ लोगों में आत्मा चलाती है। क्या लगता है? जो होगा एक ही होगा, एक ही होगा। इस पे तो सहमति बनती है। अब किसी को समझ में आ गया है, इसका प्रमाण क्या होगा? किसी को समझ में आया है, इसका प्रमाण क्या होगा? है? किसी को समझ में आया है कि आत्मा चलाती है कि ब्रेन चलाता है कि मन चलाता है कि सोल चलाता है कि स्पिरिट चलाता है? कुछ तो होगा। किसी को समझ में आया है तो उसका प्रमाण क्या होगा? समझा पाने का मतलब है कि कोई आपके लॉजिक के प्रभाव में आके आपकी बात मान भी ले तो इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि वो बात सही है। अभी कितनी सारी बातें हम मानते हैं पर सब कुछ सही कहाँ है? तो कोई दूसरा आदमी हमारी बात मान लेता है, इससे हमारी बात का सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। ठीक बात है? पहुंच रही बात? हम साथ साथ चल पा रहे? एक बार हाथ उठाओगे? ठीक। तो बताओ, कोई बात को मैं समझा हूँ, सही समझा हूँ, तो इसका प्रमाण क्या होगा? मुझको कैसे विश्वास हो जाए कि मैं समझा? है अनुभव और आचरण। इसको छोटे से एग्जाम्पल में लेते हैं। मेरी कार खराब हो गई, कार मेरी है लेकिन मुझको पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है। एक मैकेनिक आता है, उसको देखता है और कुछ कुछ करता है और गाड़ी ठीक हो जाती है। तो मैं विश्वास करूं कि नहीं करूं कि इसको आती है कि नहीं आती है? और मैं उस मैकेनिक के पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाता हूं, वो उसका सॉल्यूशन देके मेरे को रवाना कर देता है। मैं कोई भी प्रॉब्लम लेके जाता हूं, उसको देख के प्रॉब्लम को लेके उसको कोई अपने में ये शंका नहीं होती है कि मैं ठीक करूंगा कि नहीं करूंगा, बल्कि उसके लिए प्रॉब्लम आने का मतलब है कि उसके लिए प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे को ये समझ में आता है कि मानव को ब्रेन चलाता है कि ब्रेन को चलाने वाली कोई और चीज़ है, जो भी क्लैरिटी मेरे पास है, तो इसका मतलब है कि उस मशीन को मैं हैंडल कर लेता हूँ। तो इसका मतलब है मेरे भीतर के भय, मेरे भीतर के अभाव, मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन, मैं जिन लोगों के साथ जीता हूँ उन लोगों के साथ जीने की मेरी क्वालिटी,
और ये हमेशा बरकरार रहती है, ये हमेशा ऐसे ही बनी रहती है, और दूसरा आदमी भी ऐसा समझना चाहता है तो मैं उसके साथ भी बात कर लेता हूँ और उसको भी ऐसे ही समझ में आता है और उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही चेंज आ जाते हैं। ये उसकी ज़िंदगी में भी मल्टीप्लाई होता है कि मेरे को हिंदी बोलना आता है तो मैं आपको सिखा ही सकता हूँ और आप भी समझ ही सकते हैं, आप भी दूसरे को सिखा ही सकते हैं, तो हिंदी की बात पूरी हो गई। तो अब कई लोगों को बोलते हैं इसका दिमाग घुटने में है, सुना है कि नहीं? राजस्थान में ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? तो भैया तुम घुटने में बोल दो, तुम ब्रेन से चलवा लो कि तुम आत्मा से चलवा लो, हमको इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ज़िंदगी में रिजल्ट आ जाए अपने को, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? मेरी ज़िंदगी में मैं जो रिज़ल्ट चाहता हूँ, और मैं ही चाहता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली में चाहता हूँ, मेरी फैमिली में ही चाहता हूँ कल मेरा बेटा शादी करेगा तो उसके लिए बेटी किसी दूसरे परिवार से आएगी, वो भी ठीक ही हो, इसका मतलब पूरा समाज ही हो जाए। तो सार बात इतनी कही कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में समस्याओं से मुक्त हो जाए, हमेशा समाधान के साथ हो, परिवार में किसी तरह का कोई अभाव की मानसिकता ना हो, रिश्तों में कोई खटपट नहीं हो, है ना, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति ये धरती हमेशा लोगों के रहने के लिए बनी रहे, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। यदि किसी बात को समझने से मेरी ऐसी स्थिति बनती है और ये मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब है कि ये प्रमाण है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो ठीक कहा जा रहा है। ये ठीक हो गया। और यदि मैं कंसेप्चुअली तो बहुत बड़ी बड़ी बात करता हूँ और मेरी ज़िंदगी मेरे से नहीं चल रही है, तो कैसे माना जाए कि आपकी थियरी ठीक है? अभी निकोरा शिविर यहाँ से जस्ट आने के पहले वे शिविर में कई सारे डॉक्टर्स थे, तो उनके साथ वो ये अलग आने पे थोड़ा मामला गड़बड़ा गया और थोड़ी सी बात हो गई। तो मैंने देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ये मानने में कोई दिक्कत नहीं, और इस मामले में तो आप ही ज़्यादा योग्य हो कि ब्रेन चलाता है कि नहीं चलाता है, मेरा तो उस बारे में स्टडी कम ही होगा, शरीर को आपने समझा है। लेकिन जैसा आप मानते हो ऐसा मानने से आपके भाव और विचार की क्वालिटी, आपके भीतर का जो एहसास है, आपके परिवार में जो संबंध की क्वालिटी है, आपके हॉस्पिटल में जो आपस में संबंध की क्वालिटी है, उससे आप संतुष्ट हो क्या? और आपको भरोसा है कि जैसा आप मान रहे हो उससे हो जाएगा, तो वो भी ठीक है। और यदि नहीं लगता है तो ये प्रयोग, इसको अभी हाइपोथेसिस मान लो और प्रैक्टिस करके देखो, यदि इससे हो जाए तो क्या बुरा है। तो यहाँ पे आके हमारी बात बन गई कि हाँ चलो बात तो हो सकती है। और लास्ट में उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है, अब इसमें अध्ययन करने की ज़रूरत है, गहराई में जाने की ज़रूरत है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक बड़ा कैनवस जो मैंने आपको ये सारी कहानी किस्से सुनाने का इतना ही आशय है कि सुनना हो पाए। सुनने का बड़ा बैरियर है कि मैं किसी गुरुजी को मानता हूँ, मैं किसी धर्म विशेष से हूँ, है ना, तो ये जो बैरियर हैं ये हमको सुनने नहीं देते हैं। तो इसका मतलब है कि आज जंगल युग से निकल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका श्रेय उन सभी महापुरुषों को जाता है जिन्होंने कम से कम वहाँ से निकाल के हमको आस्थापूर्वक ही सही, लेकिन कम से कम संवेदनशीलता के साथ आदमी के साथ जीने का कोई आधार दिया, कोई रास्ता दिया। तो सभी का धन्यवाद है ही, लेकिन ये भी दिखाई देता है कि जहाँ तक पहुँचे हैं मंजिल अभी शेष है। यदि मंजिल शेष है तो कुछ समझना शेष है, और यदि कोई चीज़ हमारे बीच में आ रही है तो एक बार जो कुछ भी मैं अब तक मानता हूँ उसको बाजू में रख के सुन पाऊँ, ये एक बड़ा काम है। सुनना एक बड़ी घटना है। तो यदि कोई फिलॉसफी को सुनने की ये मर्यादा ही है कि जैसा कहा जा रहा है वैसा सुना जाए, जिन शब्दों के माध्यम से कहा जा रहा है उन शब्दों के साथ ही सुना जाए, और उसमें क्या क्या सावधानी बरती जाए, ये सुनना अपने आप में एक टेक्निक है। बेसिकली देखा जाए कि मैं अपने मन को ये मना लेता हूँ, मैं अपने मन को मना लेता हूँ कि मैंने 7 दिन निकाला है, इस 7 दिन का बेहतर सदुपयोग होने की ज़रूरत है। और उपयोग होने का मतलब है जो कुछ कहा जा रहा है, जिस आशय से कहा जा रहा है, जिस मीनिंग को कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, मैं उसी मीनिंग को पकड़ रहा हूँ, तो सुनने की बात सफल होगी। तो क्या मैसेज पहुँचा? इस चर्चा से अपने तक क्या मैसेज पहुँचा? कौन बोलेगा? हाँ जी, सुनना है तो ठीक है। एग्जैक्टली क्या मैंने कहने की कोशिश की और क्या आप तक पहुंचा, मैं बार बार मैं लगातार जो भी संवाद आपके साथ करूंगा, बार बार मैं आपसे पूछता रहूंगा और आपको रिपीट करने के लिए कहूंगा, है ना। तो आप जब भी सुन रहे हैं तो ये ध्यान रख के सुनिए कि अब इसको रिपीट करना है मेरे को। सुनने का पहला काम है कि मैं सुना सकता हूँ। जी
अभी तक की वार्तालाप से मेरी जो समझ में आया है वो यह है कि हमें बिना भेदभाव के, बिना जाति पाति के, बिना धार्मिक विचारों के अपनी विचारधारा को जो अभी तक बनी हुई है उसको साइड में रख के और अच्छे श्रोता बनना है। ये एक टेक्निक बताई है और आपने। अच्छे श्रोता मानने के लिए नहीं बनना है, अच्छे श्रोता एक रिसर्च स्कॉलर होने के लिए बनना है। जी सर। है ना, यहाँ कुछ मानने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन मैं उस बात पे रिसर्च कर पाऊँ, शोध कर पाऊँ, जी। तो कम से कम मैं जो कुछ कहा जा रहा है वो मेरे पास ठीक से पहुँच रहा है। जी जी, बढ़िया, शानदार। और किसी का कहने का मन है? पीछे माइक दीजिए। नमस्ते सर। पिछले जब जब बोलते हैं थोड़ा सा अपना परिचय भी करते जाइए, इस बहाने परिचय होता रहेगा। जी सर। सर मेरा नाम आयुष अजमेरा है और मैं भिलवाड़ा से आया हूँ। ये मेरा प्रथम शिविर है सर। और सर अभी जो पास्ट में सर जितने भी अनुभव है, जितना भी एक्सपीरियंस किया है, उसको एक बार साइड में रख के यहाँ पे तन मन धन से केवल सुनना है, केवल सुनने की आशा रखनी है और उसको एज इट इज सुनना है। जो मीनिंग जो कन्वे किया जा रहा है उसको एज इट इज सुनना है। क्यों सुनना है? सुधार करना है। क्यों सुनना है? ताकि जो सारा प्रयास हर बार उतना ही है कि जो कुछ नेचर में है, जो कुछ जैसा मानव है नेचर में, मैं उसको जैसा है वैसा समझ पाऊँ, एक्सेप्ट कर सकूँ। तो जैसा है वैसा समझने के लिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो प्रॉपर हो, और इन्फॉर्मेशन मिक्स नहीं हो। उसको मैंने कई तरह से मिक्स कर दिया है तो एड्रेस गलत हो गया। जो एड्रेस दिया जा रहा है आपको एग्जिस्टेंस का, वो एड्रेस आपके पास ठीक से डाउनलोड हो गया है, ये पहला काम है। जी। ठीक है, 20 साल के नीचे वाला कोई बोलेगा? 20 साल के नीचे, 20 साल के नीचे, हाँ जी, 20 साल के नीचे कोई भी? हाँ, किसी को भी बोलना हो, गुड। अपना परिचय भी करते जाएं। मेरा नाम शिवान शुक्ला है। थोड़ा कैमरा उधर है। जब भी आप लोग बोलेंगे तो आपका मन करता ही है कि बोलने वाले से आंख मिला के बात करें, पर थोड़ा सा कैमरे को भी आंख मिला पाएंगे तो अच्छा। मेरा नाम शिवान शुक्ला है, मैं इटावा से आया हूँ। मैं 14 साल का एक लड़का हूँ। अभी तक जो हम लोगों ने समझा कि हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही चीज़ों से बने हैं, एक ही मटेरियल से बने हैं, और हमको यहाँ पर जो भी कुछ भैया जी बता रहे हैं वो सुनना है, अपने अंदर आत्मसात करना है, और कैसे जीना है जो हमारे भैया जी बताएंगे वो बस समझना है और अपने जीवन में उतारना है, जिससे कि हम एक अच्छे प्राणी बन पाएँ। बढ़िया, ठीक हो गया। और हो गया? और किसी को कहना हो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इधर देंगे। मेरा नाम खुशबू है, मैं भीलवाड़ा से हूँ। एक्चुअली मेरी अपेक्षा भी यही है कि मैं अच्छे से सुन पाऊँ। ये मेरा तीसरा शिविर है और मैं यही अपेक्षा के साथ आई हूँ कि एटलीस्ट इस बार अच्छे से सुन पाऊँ। जो जैसा समझाया जा रहा है उसको खुद में देखकर, खुद में समझकर उसको वैसा ही समझ पाऊँ। अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है या जो चीज़ें मैं बाहरी चित्रण हैं उनके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को रिलेट ना करूँ। जो चीज़ जैसे समझाई जा रही है वैसे समझ लूँ। बढ़िया। तो एक बात पूरी हुई। क्या ध्रुव है? मुझ में समझने की ताकत है, ये ध्रुव है। ध्रुव मतलब? ध्रुव मतलब? ध्रुव का मीनिंग क्या बोलते हैं? जब मैंने ध्रुव शब्द यूज़ किया तो मतलब क्या? ध्रुव का मतलब जो चेंज नहीं होता है, जो हमेशा एक जैसा होता है। तो ये बिल्कुल एक निश्चित बात है कि हम सब में समझने की ताकत है, और जिस चीज़ को समझना चाहते हैं वो यूनिवर्सल है, सभी के लिए एक जैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये दो ध्रुव है। कोई अच्छी बात उसके सामने आती है, उसको लगता है बस ये पत्नी को समझना चाहिए था, तो उसको कौन ही मारता है। तो पति पत्नी कम से कम कोशिश करेंगे कि वो साथ में ना बैठे, क्योंकि जब भी कोई बात समझने लायक आएगी उसको लगता है इसको समझना है, और जब उसके समझने की बात आएगी तो उसको लगता है इसको समझना है। कुल मिला के क्या होगा? 7 दिन में दोनों को नहीं समझना है, तो ये दुर्घटना हो जाएगी। तो एक काम ये करना है कि पूरी बात को सुनते समय अब आपको भूल जाना है कि मैं बीवी बच्चे के साथ हूँ, मेरा कोई परिवार है, मैं एक मानव के रूप में यहाँ हूँ। तो
तो आप माँ बाप लोग इस बात को भी भूल जाइए कि आपके बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। वो हाथ में पेंसिल लिए है कि किताब लिए है, तो आप उसको भूल जाइए। वो सुने मत सुने, हॉल में आने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो कृपया करके आप ये ध्यान नहीं रखेंगे कि अब आपके बच्चे क्या कर रहे हैं और आपकी पत्नी क्या कर रही है। उनको सुनना होगा वो सुनेंगे, जितना सुनना होगा उतने सुनेंगे। हमने ये पाया कि जब किसी को बहुत डिज़ाइन तरीके से सुनाया जाता है तो वो कम सुनता है, और जब वो ऑप्शनल सुनता है तो ज़्यादा सुनता है। जैसे जब भी मैं रायपुर अपने घर जाता हूँ तो कभी कुछ लोग मिलने आ जाते हैं, कुछ लोग किसी को मिलवाने के लिए ही लेके आते हैं। तो जिसको मिलवाने के लिए लाए होते हैं, मतलब कुल मिला के उसको कुछ समझवाना है ना, वो तो नहीं सुनता है। जो दूसरा बाजू में साथ में आया होता है वो ज़्यादा अच्छा सुनता है। अक्सर ये देखने में आता है, क्योंकि वो जिसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले से डिफेंस अपना लगाना शुरू कर देता है। तो अच्छे रिजल्ट लाने का बड़ा तरीका ये है कि आपको केवल अपने लिए सुनना है। बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं भूल जाइए, पत्नी सुन रही कि नहीं सुन रही भूल जाइए। ये बात पहुंच गई है ना? हाँ, और क्या, और वो खुश मस्त रहने दो, तुम्हारे लिए मौज है। जब तक मन करेगा बैठना, जब मन करेगा बाहर घूम के आना, ठीक है? मम्मी पापा कुछ बोलेंगे तो मेरे को बता देना। तीसरी बात को सुनते सुनते आपको ये लिस्ट नहीं बनानी है कि अगले शिविर में किस किस को लेके आना है, क्योंकि बहुत तरह का हमारा डिस्ट्रैक्शन है। ये 7 दिन केवल मेरे लिए। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे कोई ओशो को पढ़ के आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत इंटेंसिवली होता है। तो जब आप किसी बात को सुन रहे हैं, जब तक वो ओशो से मैच करती है आपको लगता है अब ठीक बात हो रही है, और जब उसके विरोध में जा रही है या वैसा नहीं कहा जा रहा है आपको लगता है अब ठीक बात नहीं हो रही है। तो ये आप सुन रहे हैं कि 2 महापुरुषों को सुनवा रहे हैं? आप नहीं सुन रहे हैं, 2 महापुरुषों को सुनवा रहे हैं। तो इससे कोई भला होने वाला नहीं। किन्हीं 2 चीज़ों को कंपेयर करने का अधिकार किसका है? कंपैरिजन गलत बात नहीं है, लेकिन किन्हीं 2 चीज़ों को कंपेयर करने का अधिकार किसका है? जिसको दोनों पे समान अधिकार हो। जिसको दोनों पे समान अधिकार हो वो उसके सामाजिक पृष्ठभूमि को देख सकता है, उसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को देख सकता है, किस चीज़ में क्या चीज़ कही गई और उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, वो उसको कुछ अच्छे निष्कर्ष ले सकता है। लेकिन अभी हमारा लगभग कुछ भी बहुत गहरा पड़ा हुआ सामान्यतः नहीं होता है। इसलिए जब भी कोई मेरे अनुसार कुछ कहा जा रहा होता है तो मैं अपनी मान्यता का पोषण करके अपने अहंकार का पोषण करने की कोशिश करता हूँ कि मैं तो पहले से ठीक समझता हूँ, और यदि नहीं होती है तो फिर मैं नहीं सुन पाता हूँ, तो मेरा सुनना ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो तीसरी बात क्या बोली कि 2 महापुरुषों की आपस में कंपैरिजन नहीं होना है। मुझको सुनना है, मेरे लिए सुनना है, मेरे समझने के लिए सुनना है, मेरे जीने के लिए सुनना है। जो कुछ सुना हुआ है आपका पहले से वो आपके पास है ही, वो कहीं जाने वाला नहीं है। उसमें जो कुछ उपयोगी है वो आपके साथ रहता ही है। लेकिन जब किसी दर्शन को किन्हीं शब्दों से कहने की कोशिश होती है तो वो एक लंबी धारा है। अभी एक पार्ट आ रहा है, अगले सेशन में एक पार्ट आएगा, अगले सेशन में एक पार्ट आएगा, और धीरे धीरे पता चला 8 दिन तक उसके डिफरेंट पार्ट्स आ रहे हैं या उसकी पूरी, तो तब हमको पता चलेगा कि ये पार्ट आपस में कैसे जुड़ रहे हैं। कंपैरिजन करते जाएंगे तो पार्ट अपने आप में प्योर नहीं रहता है। कितनी बात हो गई? 3 बात हो गई। चौथी बात, सुनने में एक बड़ी बाधा है हमारे चित्त का बैगेज। सुनने में एक बड़ी बाधा है हमारे चित्त का बैगेज। कुछ भी घटनाएं दुर्घटनाएं मेरे साथ घटी हैं, जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी जिन समस्याओं से गुजर रही है, जब भी कोई बात हो रही होती है तो आपका ध्यान उन घटनाओं पे चला जाएगा। उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना? उन घटनाओं के विश्लेषण में आप लगे रहेंगे तो बोर्ड पे जो चल रहा है उसके साथ हम नहीं चल पाएंगे। सुनना ही नहीं हुआ
तो आपस में कनेक्ट करना होगा। आपस में कनेक्ट ही नहीं होगा, एड्रेस ही कंप्लीट नहीं होगा, तो यात्रा तो नहीं हो सकती है। तो इसका क्या करें, क्योंकि ये तो होगा। जो कुछ भी आपके साथ नेगेटिव है, जो भी आपके साथ समस्याएं हैं, पारिवारिक हैं, कुछ व्यक्तिगत होती हैं, कुछ चीज़ों का केवल दुनिया में आप ही को पता है, किसी और को पता भी नहीं है, लेकिन वो हमको परेशान तो करती हैं। क्या करें उनका कि सुन पाएँ। शिविर में सफलता का एक ही मतलब है कि बोर्ड के साथ साथ चल पाना। तो बोर्ड के साथ साथ क्यों नहीं चल पाते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस पर आपका ध्यान दिला रहा हूँ। क्या करें उन तमाम बैगेज का, उन तमाम समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जितना मेरे को समझ में आया, उससे बेहतर कुछ आपके पास होगा तो आप अप्लाई कर लीजिए। मेरे को ये समझ में आया कि ये मन की आदत है कि ये मान लेता है, ये मन की आदत है कि इसको मनाया जा सकता है। तो इस मन को मना दो कि देखो ये 7 दिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, मैं एक दर्शन को सुनने के लिए बैठा हूँ, एंड टू एंड सुन नहीं पाऊँगा तो आगे की यात्रा नहीं होगी। और जो कुछ भी तुम कह रहे हो मैं इसको सुन रहा हूँ, तो कॉपी के बैक साइड में उसको लिख के उसको समझा दो, देख मैंने लिख लिया है, इसको आगे हैंडल करेंगे, अभी तंग मत कर। क्या लगता है? काफ़ी आपको इससे रिलैक्स हो जाएगा। आपको जो दबाव लगातार आता है आपकी थॉट प्रोसेस में, जो पीछे का बैगेज लगातार हिट करता है, उसमें काफ़ी आपको आराम मिल सकता है कि यदि आप उसको लिख के अपने आप को ये मना देंगे कि मैं इसको बाद में देखूंगा और ये मैंने लिख लिया है, इसको बाद में सोचेंगे। एड्रेस करना ज़रूरी है। नहीं सोचूंगा ऐसे कहने से बात नहीं चलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। और कुछ आपको लगती है तो बताइए। तो मैंने कितनी बातें बोली? कौन बोल के बताएगा क्या क्या 4 बातें बोली? माइक कितने हैं अपने पास? 2 ही हैं, कोई बात नहीं। एक आगे रखिए, एक पीछे रखिए। पीछे वाला माइक किसके पास है? हाँ जी, दौड़ के दो बेटा। सर मुझे खुद के लिए समझना है यहाँ पे। दूसरी बात है, मुझे किसी और को समझाना है। ये प्रश्न मेरे चित्त में नहीं आना चाहिए, मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। जो पास्ट के जो अनुभव है, जो कंपैरिजन वाला मोड चलता है, तो उसको अभी के लिए स्टॉप करना है और एज इट इज़ अपन को स्वीकार करना है। और जो दुर्घटनाएं घटनाएं जो चित्त का जो बैगेज है, तो उसको एक बार के लिए अपने मन को ये समझाना है कि ये अपन बाद में इसके ऊपर विचार कर सकते हैं, बाद में के ऊपर चिंतन कर सकते हैं, लेकिन ये जो 7 और 8 दिन जो अपन यहाँ पे देने वाले हैं, उसको सहर्ष स्वीकार करना है और सहर्ष रूप से सुनना है। सभी को लिख लें 4 बातें। ध्यान में आ गया? 2 बातें और बोलूँगा, फिर आगे की बात शुरू करते हैं। जब हम समझना कह रहे होते हैं कोई भी चीज़ को, जैसे गाड़ी को देखेंगे तो उसका क्लच ब्रेक है, उसका इंजन है, उसकी टायर है, तमाम चीज़ों को जोड़ने से गाड़ी बनती है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट सेशन में कोई बात होगी, सेकंड सेशन में कोई बात होगी, फर्स्ट डे में कोई बात होगी, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, ये सारी बातों को जोड़ के कोई एक गाड़ी बनने वाली है। क्या बात पहुंची? ये सारी बातों को जोड़ने से कोई एक गाड़ी बनने वाली है, जिंदगी की गाड़ी बनने वाली है। लेकिन यदि हम ऐसा सुन रहे हैं कि अभी जो बोला ये सुनने में अच्छा लगा, और यदि वो कनेक्टिविटी नहीं बना के रखे, तो पहले सेशन में क्या हुआ आपको ध्यान में रहे, वो लॉजिक कैसे बिल्डअप होता हुआ अगले सेशन में जा रहा है और हर दिन कैसा अगले दिन को छू रहा है, तो इसको अपने ध्यान में लगातार बनाए रखेंगे कि फर्स्ट सेशन में क्या हुआ, लास्ट शाम तक आज कहाँ पहुँचे, कल सुबह से कहाँ शुरू हुआ, कल शाम को कहाँ पहुँचे, और ये धारा एक एक दिन करके कैसे आगे बढ़ रही है, और ये ज़िंदगी का मकान कैसे बन रहा है। तो ऐसे अपनी दृष्टि को बना के रखेंगे कि पहले दिन जो कहा गया और अंतिम दिन जो कहा गया, ये एक ही लाइन कही जा रही है। तो 8 दिन में क्या बोला जाएगा? 8 दिन में बस एक ही लाइन बोली जाएगी, अस्तित्व सह अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस। केवल एक लाइन को 8 दिन में बोला जाएगा। तो ये एक ही लाइन है, ये आपस में कनेक्टेड है। अभी तक हमको अलग अलग टॉपिक, अलग अलग लोगों को ऐसा सुनने वाला अभ्यास है, तो हम शुरू से लेके आखिर तक की कनेक्टिविटी बना के रखेंगे। ये 5वीं बात हो गई। ठीक हो गया? छठी बात
और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात, ताकि शिविर में हम सभी के लिए, हम सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी एक जर्नी के साथ आए हैं। जो घटनाएं आपके साथ घटी हैं वो मेरे साथ नहीं घटी हैं, जो मेरे साथ घटी हैं वो आपके साथ नहीं घटी हैं। तो जब किसी भी सूत्र पे हम फ्लोर पे चर्चा करेंगे, सभा में जब अपनी ज़िंदगी को हम चर्चा में लाएंगे, तो हम किसी थर्ड पर्सन की चर्चा नहीं करेंगे। हम हमेशा फर्स्ट पर्सन में बात करेंगे। मैंने ये सुना, मैं इससे सहमत हूँ, मैं इससे नहीं सहमत हूँ, है ना, नहीं सहमत हूँ तो क्यों नहीं सहमत हूँ, और सहमत हूँ तो क्यों सहमत हूँ, और मेरी ज़िंदगी में ये घटना घटी, मान लो उसने ऐसा किया होता, मान लो, है ना। ये मान लो के बोल के घटना बनाने का जो अभ्यास है, उसकी जगह में जो कुछ कहा जा रहा है उससे जुड़ी हुई घटना मेरी ज़िंदगी में है ही। तो मैं मेरी ज़िंदगी को फ्लोर पे लेके आऊँगा, थर्ड पर्सन में बात नहीं करेंगे, जो यहाँ मौजूद नहीं है उसकी बात नहीं करेंगे, चाहे पास्ट की बात है, चाहे फ्यूचर की बात है, या कुछ भी बात है, मेरी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ चर्चा आपके लिए है। सामान्यतः जब कथाएं होती हैं तो कथा में जो चरित्र है वो भगवान राम का चरित्र है, वो कृष्ण का चरित्र है, लेकिन यहाँ जब बात कर रहे हैं तो वो आप ही का चरित्र है, आप ही के, यहाँ के भगवान आप ही हो, है ना। तो जब मेरे बारे में बात हो रही है तो ज़िंदगी को मैं फ्लोर पे लेके आऊँ, अपने बारे में बात कर पाऊँ, तो ये छठी बात हो गई। बढ़िया, ठीक रहा, कैसा रहा, है उपयोगी रहेगा, है ना। तो है इंट्रोडक्शन हो गया, ये शिविर का कैसे सुनना है उसका इंट्रोडक्शन हुआ, कि हम सुनेंगे तो कैसे सुनेंगे। बढ़िया। तो मेरे को लगता है कि इतने सालों में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आई, कैसे सुनना नहीं होता है, कहाँ सुनना नहीं होता है, कहाँ गैप आ जाता है, और जिसकी वजह से, है ना, हमारी सारी खुशी इस बात की है कि इस 7 दिन लगा के हमारे भीतर ये उत्साह बन जाता है कि जिस तरह से एक क्लासरूम में हम एक इंजीनियरिंग कराते हैं, 4 साल में एक बच्चा सिविल इंजीनियर बन जाता है, मेडिकल वो डॉक्टर बन जाता है, सिविल इंजीनियर बन जाता है, तो एक बढ़िया मकान डिज़ाइन करता है, उसको कॉन्फिडेंस होता है। क्या 7 दिन का ये कोर्स करके हमारे भीतर ये भरोसा आ जाए कि ज़िंदगी का भी कोई कोर्स होता है, और जिस तरह से एक सिविल इंजीनियर बढ़िया ज़िंदगी डिज़ाइन, बढ़िया बिल्डिंग डिज़ाइन करता है, मैं मेरी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर सकता हूँ, और मैं इसको एक शानदार बिल्डिंग, एक शानदार ज़िंदगी के रूप में ले जा सकता हूँ, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस हमको पाना है। ऑब्जेक्टिवली ज़िंदगी को समझा जा सकता है, ज़िंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है। ये एक बड़ी घटना घटी है इस अनुसंधान के माध्यम से। तो मेरे को लगता है ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसको सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इस पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चलिए, तो अब मेरे को ये सारी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड पे, नहीं है ज़रूरत, शानदार, बढ़िया। तो मेरा काम भी कम हो गया, तो अब ये सारी बातें मुझको बोर्ड पे कहने की आवश्यकता नहीं है।